डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 12 है, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। हमने रिसेंटली जो है आरएलसी पैरेलल सर्किट भी पढ़ा है। उसमें जो आपके पास इंडक्टर है और कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगे होते हैं। आपने देखा है कि उसमें जो है करंट जो है ऑसिलेट करता है बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आपने उधर देखा कि आप जिसको हमने ब्रांच करंट भी कहा था, आईएल और आईसी, हमने देखा कि वो मच लार्जर देन द सोर्स करंट होते हैं। तो ये एक्चुअली जो है यहाँ पे करंट जो है वो ऑसिलेट करता है, यानी कैपेसिटर कभी चार्ज हो रहा है, कभी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है करंट की डायरेक्शन जो है वो बार-बार यहाँ पे चेंज होती रहती है। जैसे आपके पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो उसमें ऑसिलेशंस होती हैं, यानी मास जो है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच होता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उसको बांधा गया होता है, उसको फ्रिक्शनलेस टेबल पे मास को खींच के यूँ छोड़ दिया जाता है, तो वो ऑसिलेशंस करता है। अच्छा, उस ऑसिलेशन में जो है उसके एनर्जी की जो है वो चेंजिंग हो रही होती है। टोटल एनर्जी तो कंज़र्व रहती है, लेकिन एनर्जी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी से कभी काइनेटिक एनर्जी से अगेन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। यहाँ भी आपके पास जो है ये एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है। जो आपके पास एलसी जो सर्किट है, इसमें आपके पास जो है यहाँ पे करंट जो है वो ऑसिलेट होता रहता है, यानी एनर्जी जो है कभी आपको पता है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और इंडक्टर में स्टोर होती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है। तो हम इस सर्किट को हम जो है ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। अच्छा, आपको पता है कि इनकी जो भी एल और सी की वैल्यूज़ होंगी, उनके अकॉर्डिंगली इसकी एक जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। जो हमने ये फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमने फ़ॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर ये ऐसा रेज़ोनेट जो है वो करता रहता है। अच्छा, इसके साथ इसमें ये है कि आपके पास बेसिकली जो मेटल डिटेक्टर है, उसमें उसमें आपके पास 2 आइडेंटिकल सर्किट्स हैं। यानी कि आपके पास जो ये आपके पास ऑसिलेटर सर्किट ए है और ये आपके पास ऑसिलेटर सर्किट बी है। अच्छा, ये दोनों सर्किट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। यानी ये एल जो है, ये इस इंडक्टर की इंडक्टेंस है, जो ए सर्किट में लगा हुआ है। ये एल जो है इस इंडक्टर की इंडक्टेंस है, जो ऑसिलेटर सर्किट बी में लगा हुआ है। ये कैपेसिटर्स दोनों जो हैं उनकी कैपेसिटेंसेस सेम है। तो ये दोनों आपके पास आइडेंटिकल जो है वो वैल्यूज़ के इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, और उनकी जो है एडिशनल सर्किटरी भी आपके पास सेम है। अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेटल के जो है बी बी कॉइल जो है ना, इसको हम सर्च कॉइल कहते हैं, क्योंकि हमने जो भी चीज़ को लोकेट करनी हो, जिसको सर्च करनी हो, ठीक है, वो हम बी कॉइल के जो है पास लेके आते हैं। अच्छा, इस वजह से इसको सर्च कॉइल भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे नियर बाय कोई आपके पास मेटल चीज़ मौजूद ना हो, ठीक है, तो दोनों की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। इनका मतलब है कि दोनों में कोई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं होगा, सो कोई बीट प्रोड्यूस नहीं होगी और ना कोई स्पीकर जो है वो आवाज़ देगा। अच्छा, जैसे ही हम कोई मेटल की चीज़ जो है इस इंडक्टर के जो है सर्च कॉइल जो है इसके पास लेके आते हैं, तो ये जो एलबी है, ये आपके पास ये जो एलबी है, ये आपके पास डिक्रीज़ हो जाती है। यानी जैसे ही कोई मेटल चीज़ सर्च कॉइल के पास लाई जाती है, तो उसकी इंडक्टेंस यानी एलबी ये डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ये एल भी डिक्रीज़ होगी, यानी इस फ़ॉर्मूले के मुताबिक जब आपके पास ये एल डिक्रीज़ होगा, तो आपके पास इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी ये जो एफओबी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर बी, ये ग्रेटर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ए से। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बीट प्रोड्यूस होंगी, और वो बीट एक एम्पलीफायर के ज़रिए जो है वो स्पीकर के साथ अटैच कर दी गई हैं, तो वो स्पीकर एक जो है वो साउंड देगा। अच्छा, ये जो आपके पास मेटल डिटेक्टर है, ये सिक्योरिटी चेक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ-साथ जो है ज़मीन के अंदर जो बरिड मेटल्स हैं, उनकी तलाश के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।